So let's start with the test discussion. Linear equation in one variable has, एक वेरिएबल अगर बोल दिया है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, और ये लीनियर वर्ड के कारण क्या होगा, लीनियर वर्ड के कारण पावर होगा 1, तो वेरिएबल एक होगा, पावर होगा 1, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, ठीक है। वन वेरिएबल बताता है, एक वेरिएबल होगा, लीनियर से पता चलेगा कि पावर 1 होगा। बाकी सारे ऑप्शन में पावर 1 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं था, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ने गलती की है, अंशुल ने, अर्श ने एंड आदित्य ने। तो क्वेश्चन नंबर 2 था फाइंड टू नंबर्स सच दैट वन ऑफ देम इज 5 टाइम्स द अदर। तो आपको क्या करना था, यहाँ पे अगर आप अदर वाले नंबर को x मान लेते, अगर आप अदर वाले नंबर को x मान लेते तो ये वन ऑफ देम वाला कितना हो जाता, 5x हो जाता है, राइट। क्वेश्चन ये क्या आ गया कि दो नंबर्स निकालने जिसमें से एक नंबर दूसरे का 5 टाइम्स है, तो अगर एक को x मानेंगे तो दूसरा 5x हो जाएगा, और क्वेश्चन कह रहा है कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 132, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x माइनस x इज इक्वल टू 132, ठीक है। सॉल्व करोगे 4x इज इक्वल टू 132 आएगा एंड x इज इक्वल टू 33 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू जैसी 33 आ गई, ये ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई बिलीव बहुत इजीली आप सबने इसको सॉल्व किया होगा, कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम था नहीं, तो इसको मैं सॉल्व करने में टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। द आंसर इज ऑप्शन डी, ओके। सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर है ऑप्शन डी, ओके। जहां पे कोई दिक्कत होगा आप मुझे फटाफट चैट में बताइएगा, मेरा टारगेट है कि जल्दी जल्दी इसका खत्म करें। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन सिंपल सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिंपली सॉल्व करने, कोई इक्वेशन वगैरह बनाने का झंझट है ही नहीं, क्योंकि हमको इक्वेशन बनाया हुआ दिया हुआ है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकता हूँ कि आधे लोगों ने गलती की है, 1 2 3 4 5 6 7 लोगों ने गलती किया है। तो देख लेते हैं भाई कहाँ पे दिक्कत हुई है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 का पहला सॉल्व करते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा। पहला सॉल्व करने से गाइस दूसरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में फर्स्ट सारे अलग अलग हैं। तो इफ आई सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव 2 into x plus 5, so 2 into x plus 5 will become 2x plus 10. Then I have minus x minus 6, so when you will open the bracket you will get minus x plus 6, and then you have a 3 into x plus 7, so when you will do the multiplication you will get 3x plus 21, and then you have a minus 3, तो यहां से 3 माइनस करेंगे, ठीक है। नाउ जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू यहाँ पे, ये देखो ये 2x है और ये माइनस x है, तो ये कितना बन जाएगा, x राइट साइड में भेजोगे तो ये 2x बना देगा। यहाँ पे हमारे पास है 18 को राइट साइड भेजो तो यहाँ पे देखो ये 10 plus 8 ये भी 18 है, सॉरी 10 plus 6, तो यहाँ पे 16 था, 16 minus 18, ओके। तो यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 2x आया, 2 को x के साथ जो 2 लगा है उसको यहाँ भेज दोगे तो -2/2 इज इक्वल टू x हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ गया -1। तो पहला को सॉल्व करने से -1 आया। अब आप देखो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके पहले में -1 दिख रहा है, तो मेरे को क्लियरली ऑप्शन भी दिख रहा है, तो फिर मेरे को आगे कोई सेकंड को सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। गुड इवनिंग कर्तव्य, इसलिए सेकंड को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। आर्या इज इट क्लियर? बिकॉज आपने फोर्थ क्वेश्चन गलत किया था,
इज इट क्लियर आर्या? ओके guys, देखो, this is how you need to approach the question ना. What was the need of solving the second part? There was no need of solving the second part because just by solving the first part of the question we got an answer, and according to the options only option B was possible, right? चलो कर्तव्य, this after the class I'll send this PDF in the group. Okay, next question number 5. The value of x for which the expressions 3x minus 4 and 2x plus 1 becomes equal. तो आपको पूछा है कि वो x की वैल्यू क्या होगी जिसके कारण ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल होंगे. तो आपको क्या करना है, यू विल राइट 3x minus 4 is equal to 2x plus 1. यहां से x का वैल्यू सिंपली आ जाएगा 5. ठीक है, दोनों को इक्वल करना था, x का वैल्यू निकालना था. तो द आंसर वाज 5. क्वेश्चन नंबर 5 में सबने सही किया, एक दो ने गलत किया. बस आलोक ने गलत किया था, अंशुल ने गलत किया था एंड आशु ने गलत किया था. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6 सबने सही किया है. सब पहला क्वेश्चन है जिसमें सबने सेम आंसर मार्क किया, विच इज ऑप्शन ए. A linear equation in one variable has only one solution. Next, question number 7. Now, question number 7 में मैं देख सकता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व नहीं हुआ था. ठीक है, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन कह रहा है कि राम्स प्रेजेंट एज इज थ्राइस ऑफ विनय. ठीक है, विनय के एज का 3 गुना है. विनय's age 3 years, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस. विनय's age 3 years ago was x years. गाइस जैसे अभी आप लोग लगभग 12 साल के हो मान लो. ठीक है, तो अभी अगर आपकी उम्र 12 साल है, 3 साल पहले आपकी उम्र कितनी होगी? 12 - 3, राइट? अब अगर मैं बोलूं कि 3 साल पहले मैं 24 साल का था, 3 साल पहले मैं 24 साल का था, तो अभी मेरा प्रेजेंट एज कितना होगा? बताओ चैट में. 21 years. Okay, great. Listen to my question once again. If 3 years ago I was 24 years old, 3 साल पहले अगर मैं 24 का था, तो अभी कितने का होऊंगा? 21 का होऊंगा क्या? 27. देखो, खुशी ला दिया था आपने मेरे चेहरे पे. अभी मैं वापस कॉलेज में जाता एडमिशन ले लेता. So सिमिलरली यहाँ पे देखो, विनय's एज 3 years ago was x. अगर विनय का 3 साल पहले का एज है x, तो विनय का प्रेजेंट एज कितना होगा? बताओ, विनय's प्रेजेंट एज कितना होगा? जल्दी बताओ चैट में. x plus 3, राइट? x plus 3, x minus 3 नहीं लिखोगे. जिसने भी x minus 3 लिखा था वो गलत कर गया होगा. ओके, और राम का एज कितना है? तो राम का एज क्वेश्चन के हिसाब से 3 टाइम्स ऑफ विनय का एज है. विनय का एज अभी कितना देखा हमने? x plus 3, तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा? 3 into x plus 3. तो 3 into x plus 3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी है. ओके, सो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इज ऑप्शन डी. देख रहे हो गाइस, कितना आसान क्वेश्चन था ये वाला. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में. 8 में भी सेम सिनेरियो है. 2 4 5 8 बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 8 को गलत किया था. तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गलती हुई आपसे. क्वेश्चन कह रहा है कि द शेयर ऑफ ए when ₹25 are divided between A and B, so that A gets ₹8 more than B. A gets ₹8 more than B. तो एक इक्वेशन क्या बनेगा हमारा? एक इक्वेशन बनता A is equal to B plus 8. एक बना A is equal to B plus 8. ठीक है, और A और B का सम कितना होना चाहिए? तो A और B का सम होना चाहिए, A और B का सम होना चाहिए 25. तो अब हम क्या करेंगे? A का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे. A का वैल्यू इसमें पुट करोगे तो B plus 8 plus B.
इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 2b, 2b इज इक्वल टू 17, तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 17/2 विच इज 8.5। ठीक है, 17/2 विच इज 8.5। तो b का वैल्यू हो गया 8.5, तो a का वैल्यू कितना होगा? if b's value is 8.5, therefore a's value will be 8.5 plus 8, because according to the question a को 8 रुपया ज्यादा मिला था b से। ठीक है, तो 16.5 होगी, तो इसलिए ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Now, question number 9 says, a family spent 9 में बहुतों ने गलती किया है। A family spent ₹52 for सर्कस होगा यहाँ पे। ठीक है, सर्कस के टिकट में फैमिली ने 52 रुपीज स्पेंड किए। दिस कॉस्ट इंक्लूडेड ₹3.25 सर्विस फी फॉर द ऑर्डर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर टिकट के चार्जेस के ऊपर बात करोगे तो वन टिकट प्राइस, ठीक है, एक टिकट का जो प्राइस है, वन टिकट का जो प्राइस है दैट इज इक्वल टू 9.75 प्लस 3.25। तो 9.75 प्लस 3.25 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13। ओके, फिर टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया है फैमिली ने? टोटल अमाउंट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 52 स्पेंड किया। तो अब आप ही सोचो, एक टिकट का दाम है 13 रुपया और फैमिली ने स्पेंड किया 52 रुपीज। ठीक है, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ टिकट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टिकट्स विल बी इक्वल टू 4। हाँ, 52/13। ठीक है, 52/13 विच इज इक्वल टू ऑप्शन। ठीक है, एक मिनट मेरे को सोचने देना। Guys, this is a difficult, slightly tricky question, हाँ? जानते हो क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिस कर गए हम? This cost included a ₹3.25 service fee for the order. ऑर्डर क्या था? ऑर्डर था सारे टिकट्स। तो ये जो सर्विस फी लगा है ना, सर्विस फी टोटल प्राइस पे लगा है, टोटल प्राइस पे। ऐसा कहीं भी नहीं बोला है कि पर टिकट आपको 3.25 पे करना है। ठीक है, और देखो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया कि हर टिकट का दाम है 9.75, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 3.25 जो है दिस इज द सर्विस फी फॉर द एंटायर प्राइस, मतलब पूरे के पूरे उसमें
उसने किया है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं कहूं कि टिकट्स पे कितना खर्च किया फैमिली ने, तो टिकट्स पे 52 माइनस 3.25, मतलब दिस इज द प्राइस विदाउट द सर्विस फी, तो दिस बिकम्स 48.75, ठीक है, दिस बिकम्स 48.75, okay. And now number of tickets मतलब आप समझ रहे हो क्या हुआ कि आपके 9.75 के हिसाब से जितने भी मेंबर थे, तो 9.75 के हिसाब से 48 रुपीज 75 पैसा का टिकट का चार्ज लग गया, और उसके बाद उस टोटल अमाउंट के ऊपर एक सर्विस फी लगा है 3 रुपया 25 पैसा का, ठीक है। तो नंबर ऑफ टिकट्स विल बी इक्वल टू 48.75 डिवाइडेड बाय 9.75, ठीक है। आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो you'll get option B as the answer. Okay guys, so this is a good question. ध्यान, पता चला ना क्या क्या मिस्टेक हुआ। 9.75 is the ticket per person, but 3.25 is the service fee on the entire order, of 52 rupees. It means without the service fee कितना पैसा लग गया, 52 minus 3.25, तो यहां से आपको पर पर्सन का वो मिलता, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आई थिंक 9 डन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर x by 10। तो हमको पता है कि द न्यूमरेटर, यहां हमको पता चल गया कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर है x, पता चल गया कि न्यूमरेटर है x। तो अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं गाइस, अगर मैं ओरिजिनल फ्रैक्शन की बात करूं, अब आपको पता है कि एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, राइट। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन, इसका न्यूमरेटर क्वेश्चन है पहले ही दे दिया x, ओरिजिनल फ्रैक्शन का न्यूमरेटर में पहले ही दे दिया x, ठीक है। और डिनोमिनेटर को देखो, तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 10 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 10 ज्यादा है, तो वो हो जाएगा x प्लस 10। बात समझ में आ रही है आप सबको। फ्रैक्शन था, उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा। क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया कि न्यूमरेटर है x, तो अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर उससे 10 ज्यादा होगा, तो डिनोमिनेटर x प्लस 10 हो गया, तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गया x बाई एक्स प्लस 10, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, तो न्यूमरेटर को बढ़ाया है 1 से, डिनोमिनेटर को घटाया है 1 से। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि देन द एक्सप्रेशन फॉर न्यू डिनोमिनेटर क्या होगा। तो गाइस दिस इज एक्चुअली अ वेरी इजी क्वेश्चन, बिकॉज व्हाट इज द डिनोमिनेटर हियर, आवर ओरिजिनल डिनोमिनेटर इज x प्लस 10, x प्लस 10 में से एक कम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, x प्लस 9। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर था दैट इज ऑप्शन सी। एंड क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं तो एक प्रत्युष ने गलत किया है, अंशुल ने गलत किया है, एंड आदित्य ने गलत किया है, बाकी सब ने सही किया। दिस वाज एन एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अब जानते हो जो टेस्ट से पहले जिन लोगों ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक अक्षत, तो अक्षत ने मेरे को ये क्वेश्चन डिट्टो, नॉट एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, बट उसने मेरे से ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन पूछा था। तो इफ यू हैव सीन द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन, देन ये क्वेश्चन नंबर 11 वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर यू, ओके, इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। मान लेते हैं कि जो स्पीड ऑफ बोट निकालना है ना, मान लो कि स्पीड ऑफ बोट है x, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट है x। तो ये मैं अलग से एक पेज में बताता हूं। तो यहां पे लेट
let the speed of a boat, let it be x. This is an important question, guys, so please make sure that each one of you know how to solve this. According to question, speed of water is equal to 2 km/h. Therefore, डाउनस्ट्रीम का जो स्पीड है, डाउनस्ट्रीम का स्पीड वो हो जाएगा x+2. ठीक है, ये हो जाएगा x+2 एंड अपस्ट्रीम का जो स्पीड हो जाएगा, अपस्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा x-2. ओके गाइस, तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड हो गया x+2, अपस्ट्रीम का स्पीड हो गया x-2. बात समझ में आ रही है ना? ये मैंने डिस्कस किया हुआ है. डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि आपका जो बोट है वो पानी के बहाव में चलता है. जैसे बारिश में आप पेपर बोट वगैरह बना के छोड़ देते हो, तो जिस डायरेक्शन में पानी बहता है उसी डायरेक्शन में आपका पेपर बोट जाता है. तो यहाँ पे भी अपस्ट्रीम में क्या होता है कि बोट का अपना स्पीड होता है, वाटर करंट जो पानी का बहाव होता है, वाटर करंट, उसका भी अपना खुद का स्पीड रहता है. तो डाउनस्ट्रीम का मतलब है कि आपका जो बोट है वो डायरेक्शन ऑफ वाटर में मूव करेगा, तो उस केस में उसका नेट स्पीड जो होता है वो बढ़ जाएगा, तो दैट विल बी x+2 एंड अपस्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा x-2. ठीक है, तो आई होप इतना तो क्लियर हो चुका होगा. अब वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि अ बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 1 hour. तो बोट 1 घंटे में कुछ डिस्टेंस कवर करता है डाउनस्ट्रीम में. आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 1.5 hours. तो डाउनस्ट्रीम में उसे 1 घंटा लगता है, अपस्ट्रीम में उसे 1.5 hours लगता है. ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि अपस्ट्रीम में उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी. तो अगर स्पीड कम हो जाएगा, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम ज्यादा लगेगा. कितना ज्यादा लगा यहाँ पे? आधा घंटा ज्यादा लगा. तो अब इसके लिए अगर हमको इक्वेशन बनाना है गाइस, डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, राइट? तो डिस्टेंस अगर दोनों केस में सेम है तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा इक्वेशन बनाएंगे और लिखेंगे according to question distance in downstream, तो शॉर्ट में ds लिख रहा हूं, इज इक्वल टू डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम. ठीक है, तो यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट नहीं लिख रहा, अपस्ट्रीम लिख रहा हूं. अब डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस होता है टाइम इनटू स्पीड. तो टाइम डाउनस्ट्रीम इनटू डिस्टेंस होता है, सॉरी, आवर स्पीड इनटू टाइम. तो टाइम इनटू स्पीड. सिमिलरली यहां पे भी टाइम अपस्ट्रीम इनटू स्पीड अपस्ट्रीम. ठीक है, इनटू स्पीड अपस्ट्रीम. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाउनस्ट्रीम कितना मूव कर रहा है? x+2 का स्पीड से. कितना टाइम लगा? 1 घंटा. तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या बनेगा? 1 into x+2. दूसरे केस में टाइम अपस्ट्रीम लगा, उसको अपस्ट्रीम जाने में उसको लगा 1.5 मतलब 3/2 लिख लेते. और स्पीड कितना है? तो स्पीड है x-2. तो यहाँ पे x-2 है. ठीक है, फिर यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x + 4 इज इक्वल टू 3x - 6 हो जाएगा. और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 10. ये मेरा फाइनल आंसर हो गया. बताओ, आप में से क्या किसी को प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन मेरे को अक्षत ने पूछा था, बस आई थिंक हल्की फुल्की वैल्यूज अलग थी, या शायद सेम ही क्वेश्चन हो गया. एग्जैक्टली सेम, ईदर द वैल्यू वाज स्लाइटली डिफरेंट और इट वाज द सेम क्वेश्चन. तो बताओ गाइस, इज दिस क्लियर? अगर समझ में आ गया तो यस पे क्लिक कर दो.
ग्रेट, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 11 उस हिसाब से क्या हो गया, द आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। तो मैं देखता हूं कि क्वेश्चन नंबर 12 में द गिवन आंसर इज ऑप्शन सी एंड ओनली वन स्टूडेंट हैज डन इट रॉन्ग, व्हिच इज आवर प्रत्युष। इज ही हियर? हाँ, ही इज हियर। 3/2 करते हुए 1.5 ना, 1.5 लिखा हुआ था, ये देखो यहाँ पे बोला है ना 1.5, तो 1.5 का मतलब 1/2 हुआ, 1/2 विल बी इक्वल टू 3/2। ओके प्रत्युष, ये क्वेश्चन आप ही ने गलत किया, बाकी सारे बच्चों ने सही किया, तो क्विकली ध्यान देना इधर। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल 3 दिया हुआ है, विड्थ 3 दिया है, लेंथ को x मानो, लेंथ को x मानो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इंटू x प्लस 3, ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमने x माना है, ब्रेथ हमारा 3 दिया हुआ है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, l इंटू बी, तो दैट विल बी 3x। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे, यहां से आपको x का वैल्यू ये आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 में देख सकता हूं कि द आंसर इज ऑप्शन डी, जो मेरे पास आंसर है, एंड इसमें प्रत्युष गलत किया है, फिर शायद गलत किया है, स्वाति ने गलत किया है, अंशुल, अंश, अनीश ने सही किया है, आशु एंड आदित्य ने गलत किया। तो बहुत लोगों का इस क्वेश्चन में गलती हुआ है। Milan has 66 rupees in the form of 50 paisa and 25 paisa coins in the ratio 8:6. So we need to find out the number of coins of each kind are. तो देखो गाइस, यहाँ पे रेशियो आया है, और जब भी रेशियो आता है तो हम क्या करते हैं, वी टेक x ना, वी टेक 8x एंड 6x। तो इसको भी सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। जो जो गलती हो रहा है ना, प्लीज उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप ना अपनी गलतियों से सीखते हो। जो क्वेश्चन आपने टेस्ट में सही कर दिया, 99% सिनेरियो कि आप उसको आगे भी सही करोगे, लेकिन जो आपने गलती किया, अगर उसको भी आप ध्यान में रख लोगे ना, देन यू विल एक्चुअली बिकम अ मास्टर। सो क्वेश्चन नंबर 13, तो वहां लिख देते हैं, लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स एंड 25 पैसे coins, let the number of 50 paise coins and 25 paise coins be 8:, what was the ratio given to us guys? What was the ratio? It was 8:6। 8:6 का मतलब क्या हुआ, ये तो 4/3 बन गया ना कहने के लिए, ठीक है। चलो, does not matter, we will write 8 into 6, so that becomes 8x and 6x respectively, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि अगर आपके पास 5 कॉइन्स है 10 रुपए वाले, तो आपके पास अमाउंट कितना हो जाएगा। अगर आपके पास 5 कॉइन्स है 10 रुपए वाले, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 into 10। सिमिलरली अगर आपके पास 8x कॉइन्स है 50 पैसे वाले, तो यहां लिखेंगे हम टोटल अमाउंट ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, टोटल अमाउंट ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 50 पैसा जो है, तो 50 इंटू 8x डिवाइडेड बाई 100 रुपीस। बात समझ में आ रही है, डिवाइडेड बाय 100 क्यों किया, क्योंकि 50 पैसा था ना, तो 50 पैसा को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया। तो ये यहाँ पे कट के आएगा 2, ये यहाँ पे कटेगा 4, तो हमारे पास अमाउंट बना 4x रुपीस। सिमिलरली टोटल अमाउंट ऑफ 25 पैसा कॉइन्स, टोटल अमाउंट ऑफ 25 पैसा कॉइन्स क्या हो जाएगा,
25 लिखेंगे, कितना है 6x है, तो इसीलिए यहाँ पे इंटू 6x करोगे, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100 करोगे, 100 रुपया में कन्वर्ट करने के लिए, ये हो गया 4, ऊपर नीचे से 2 कटेगा तो 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास आया 3/2x, ठीक है, 3/2x। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टोटल अमाउंट मतलब 50 पैसा वाला और वो टोटल मिला के कितना हो रहा है, तो टोटल अमाउंट इज 66। तो यहां से 4x और फिर 25 पैसा वाला 3/2x, दिस विल बी इक्वल टू 66। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये नीचे 2 आ जाएगा, 8 11 आ जाएगा। अब ये 11 इसको कैंसिल करेगा तो ये आया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 12, x का वैल्यू हमारा 12 आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। तो अब आपको क्या करना है, 8 इंटू 12 करोगे एंड 6 इंटू 12 करोगे, 12 8 96 होता है। अब देखो यहाँ पे भी 96 है और यहाँ पे भी 96 है, तो फिर हमको वेरीफाई करने के लिए देखना पड़ेगा 6 सेकेंड वाला पार्ट। तो सेकेंड में क्या करोगे, 6 इंटू 12, 6 इंटू 12 में 72, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। So 13 was a slightly lengthy question, but approach was very much easy, and we have done this question in the past as well. Okay. Now, next question number 14. Maya's age after 15 years will be 5 times her age 5 years back. तो एक काम करते हैं, 14 से पहले, अच्छा ठीक है 14, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 14 में हम मान लेते हैं लेट, ये जो प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज को मान लेते हैं x, प्रेजेंट एज को मान लेते हैं x। अब यहाँ पे दो टाइम पीरियड दिया हुआ है, दो सिनेरियो, एक है आफ्टर 15 इयर्स और एक है 5 इयर्स बैक। तो यू गाइज विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर इज डी, द आंसर विच आई हैव इज डी, एंड मैक्सिमम पीपल हैव ईदर मार्क्ड ऑप्शन है या फिर डी ही मार्क किया, किसी ने बी और सी मार्क नहीं किया। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए let the present age of Maya be x, let the present age of Maya be x, ठीक है। तो आपके पास ना दो टाइम पीरियड का बात कर रहा है, एक कर रहा है 15 years ago आफ्टर, तो therefore 15 years later, 15 years later माया का एज कितना, अगर माया का अभी अगर x है तो 15 साल बाद उस माया का एज कितना हो जाना है, माया का एज हो जाना है x प्लस 15, ठीक है। एंड 5 years ago, अगर माया का अभी अगर एज है x, तो 5 साल पहले माया का एज कितना होगा, माया का एज हो जाएगा x माइनस 5, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब पढ़ते हैं कि क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मायाज एज आफ्टर 15 इयर्स, माया का एज जो है 15 साल के बाद कितना होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स हर एज 5 इयर्स बैक। तो ये कह रहा है कि माया का जो 15 साल बाद जो एज होगा ना, वो वैल्यू किसके बराबर होगा, तो वो वैल्यू बराबर होगा 5 साल पहले जो माया का एज था उसका इंटू 5, 5 साल पहले जो उसका एज था इंटू 5। Samir, you can say this is something which
we see in almost all the books, and we are just following that. There's nothing to worry about it, and moreover, like generally we take variables as small letters only, and we take the last letters of the alphabet. Okay, so we take generally X, Y, Z. Answer sheet? What answer sheet? So क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 साल बाद जो उसका एज था, अब 15 साल बाद उसका एज कितना है, ये तो हमने ऊपर लिख दिया x + 15, तो ये हो गया x + 15। ये वैल्यू किसके बराबर है, तो 5 साल पहले जो उसका एज था विच इज x - 5, इसका 5 टाइम्स, तो इसलिए इंटू 5 किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये x + 15 इज इक्वल टू 5x - 25 हुआ। अब इसे सॉल्व करोगे आप तो 4x इज इक्वल टू 40 होगा और x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर, इसलिए इसका आंसर था ऑप्शन डी। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 12। तो हम मान लेते हैं let the numbers are x and 12 minus x। ठीक है, let the numbers are x and 12 minus x। तो therefore according to question, इन दोनों का स्क्वायर्स का डिफरेंस है 12, तो x का स्क्वायर माइनस 12 माइनस x का स्क्वायर, ये वैल्यू दिया हुआ है मेरे को 12, राइट। अब आप इसे सॉल्व करोगे, मैं एक ही बार में कर रहा हूं। अरे यार, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। According to question, x square minus, you know what is the best approach to solve this question? Let the two numbers be x and y, x and y ये मानो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर्स का सम है 12, तो ये हम लिख लेंगे x + y = 12, x + y = 12 लिखोगे। एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, a + b इंटू a माइनस b। ठीक है, a + b इंटू a माइनस b। अब ये ऑलरेडी हमने इसका वैल्यू कितना देखा है 12, तो ये 12 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 12 इंटू x - y = 12 हो जाएगा। दोनों जगह से 12 कैंसिल हो जाना है, तो यहाँ से फाइनली आपको x - y का वैल्यू मिल जाएगा 1। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, डन। So this is it, guys. I'll share this PDF also, so you don't have to worry. चलिए अब फटाफट थोड़ा सा टॉपिक शुरू करते हैं। We have roughly half an hour with us.
किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, बताओ जल्दी। एनी क्वेश्चंस? यस अनीश, आपने 2 क्वेश्चन गलत किए, ठीक है। अनीश, गाइस आई विल शेयर द आंसर की ऑन योर ग्रुप टुडे, तो आप लोग मिला सकते हो कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ होगा, ठीक है। वैसे भी जब मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा ना तो आपको दिख जाएगा। समीर, अभी नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 8 करेंगे। वैसे क्वाड्रिलेटरल्स हमने लास्ट क्लास में पूरा खत्म कर दिया था क्या? डिड वी कंप्लीट चैप्टर नंबर 3? Have we completed chapter number 3 in the last class, guys? Okay, so today we will start with आलोक। आपके ग्रुप पे वो जा चुका है, ग्रुप पे जा चुका है। फर्स्ट मेरे ख्याल से एक अनीश है, फिर सेकंड में समीर है, थर्ड पे आलोक है। चलो, so we will start with comparing quantities, a very important chapter and a difficult one. यस आर्या, कुछ कहना है क्या? यस सर। बोलो। सर मेरा सर रिजल्ट दिया है सर, मेरा सर स्कोर है सर 32, और सर जब मैं सब जब जोड़ रहा हूँ तो सर मेरा सर आ रहा है सर 36। 1 2 3 4 5 6 7 मेरे पास जो फिलहाल है उसमें 7 आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपको लग रहा है गलत हो रहा है आपका? सर मेरा सर 3 4 7 9 8 में आपने 14 क्या मार्क 15 किया? सर 8 में सर मेरा 16.5। 16.5 मार्क किया। यस सर। 8 में ठीक है, चलो ये मैं आफ्टर द क्लास डील करता हूँ, ओके। ओके सर। Okay, so first chapter is based on simply ratio and percentages, right? So let's start with the concept. मतलब 3 एक्सरसाइजेस में डिवाइडेड है। Chapter 8. So first part will be our ratio and percentages. कोई अनम्यूट करके बताएगा क्या रेशियो क्या होता है? Anyone? What is the ratio? Sameer? A ratio is a comparison of two quantities by division. हाँ, you can say basically ratio और percentage दोनों ही क्या होता है? दोनों ही कहीं ना कहीं we use both of them. They are used for comparison.
ठीक है, they are used for comparison. And comparison between what? So comparison between similar quantities. Similar quantities like let's say distance, marks, ठीक है, etc. So ratio and percentage, they both are used for comparison between similar quantities. इसी के साथ साथ ratio has no units, right? जैसे कि हम बात करेंगे कि आपने मान लो स्टूडेंट ए ने 20 मार्क्स स्कोर किया, स्टूडेंट बी ने 30 मार्क्स स्कोर किया, ठीक है, स्टूडेंट ए ने 20 मार्क्स स्कोर किया, स्टूडेंट बी ने 30 मार्क्स स्कोर किया। तो वहां पे क्या होता है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि 20 मार्क्स अपॉन 30 मार्क्स ऐसे लिखोगे, एंड ये मार्क्स यूनिट की तरह कैंसिल हो जाते हैं और 2 0 0 कट जाता है, तो उस केस में रेशियो आया 2:3। तो 2:3 आने से हम कहते हैं कि A has scored 2/3 of B। A ने कितना स्कोर किया, तो A ने 2/3 of B स्कोर किया, राइट? तो पहला चीज रेशियो एंड परसेंटेज क्या होता है, तो दे आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज। रेशियो हैज नो यूनिट, ठीक है। व्हाई नो यूनिट? बिकॉज जब सिमिलर क्वांटिटी के बीच में करोगे ना, तो एक तरीके से जो यूनिट होता है वो यूनिट भी काइंड ऑफ कैंसिल हो जाता है, एंड वी आर लेफ्ट विथ ओनली सिंपल नंबर्स, वी आर लेफ्ट विथ ओनली सिंपल नंबर्स, ओके। डिस्टेंस के बाद यहाँ पे मैंने मार्क्स लिखा है। मार्क्स वगैरह में जैसे अभी एग्जांपल जो दिया था रेशियो ऑफ मार्क्स, ठीक है, क्लियर। परसेंटेज की बात करें तो व्हाट इज अ परसेंटेज? परसेंटेज इज नथिंग बट, in fact percentage is a simple ratio multiplied with 100, है कि नहीं? परसेंटेज क्या होता है गाइस? परसेंटेज एक सिंपल सा रेशियो होता है जिसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि if A has scored let's say 30 out of 50, A has scored 30 out of 50, so find its percentage। तो उस केस में आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं सबसे पहले रेशियो कैलकुलेट करते हो, राइट? रेशियो कितना आता है? 30/50 आता है। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा 30/50 इंटू 100। अब उसमें क्या रहेगा कि ये इधर काट के 2 कर देगा, तो 30 इंटू 2 60% हो गया, राइट? 30 इंटू 2 60 हो गया। तो सिंपली क्या दिखा आपको अभी तक कि रेशियो और परसेंटेज दोनों ही हम लोग कहीं ना कहीं कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। परसेंटेज क्या होता है? तो परसेंटेज इज नथिंग बट रेशियो मल्टीप्लाइड विद 100, ठीक है। तो किसी भी रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करके ये परसेंटेज का सिंबल लगा दोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब आप कैलकुलेट करोगे परसेंटेज ना, तो ऊपर क्या लिखना है नीचे क्या लिखना है ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। कभी कभार स्टूडेंट्स उसमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो परसेंटेज के केस में क्या होता है, किसी भी चीज का जो परसेंटेज होगा दैट इज, उसमें एक रेशियो का न्यूमरेटर होगा, तो दैट इज व्हाट वी कंपेयर। ऊपर क्या लिखोगे? व्हाट वी कंपेयर। और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे? टू whom और which value we compare, ठीक है। टू whom और which value we compare, this into 100. So this is how you actually proceed with the percentage.
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। न्यूमरेटर में क्या आया? तो न्यूमरेटर में आया हम किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में क्या आया? तो डिनोमिनेटर में लिखोगे आप किससे कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। और इसको समझने के लिए, इस पूरी लॉजिक को समझने के लिए आई विल राइट सिंपली 4 क्वेश्चंस, सिंपली 4 क्वेश्चंस लिखेंगे। सो लेट a is equal to 50, b is equal to 40. Okay, let a is equal to 50 and b is equal to 40. Now the questions are, tell me a is what, a is what percent of b, a is what percent of b, next b is what percent of a, सॉल्व करना शुरू कर दो। b is what percent of a, then a is what percent more than b, and lastly b is what percent less than a, ठीक है। क्या क्या एनी क्वेश्चन गाइस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अनीश मैं देखूंगा अभी। तो क्या क्या चीजें अभी तक पढ़ा हमने? रेशियो और परसेंटेज कंपैरिजन के लिए यूज होता है। रेशियो हम सिमिलर क्वांटिटी के बीच में करते हैं तो फिर उसका कोई यूनिट नहीं होता। परसेंटेज इज नथिंग बट अ रेशियो मल्टीप्लाइड विथ 100। तो आपको ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो किसी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे? कभी भी आपको परसेंटेज कैलकुलेशन दिया जाएगा तो आपको क्या करना है? रेशियो को तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन रेशियो का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे? तो न्यूमरेटर में लिखोगे व्हाट वी कंपेयर, क्या चीज कंपेयर कर रहे हो। डिनोमिनेटर में लिखोगे टू whom और विच वैल्यू वी कंपेयर, मतलब किससे कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। किससे कंपेयर कर रहे हो वो चीज डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो उसके बेसिस में अभी आपको ये 4 क्वेश्चंस का आंसर करना है। चलो क्विकली, एक सारे मेरे को मैसेज करेंगे अभी और एक ही मैसेज देंगे, ठीक है। आपको वैल्यूज बताना है, वैल्यूज अंशुल, वैल्यू बताना है आपको। यस कर्तव्य, हैंड रेस कियो, कुछ कहना है? या ओके फाइन, टेक केयर।
गलत है अनीश। चलो गाइस, वेरी गुड समीर, पहला दो तो सही किया लेकिन बाकी गलत किए। चलो एवरीवन, फोकस ऑन हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है? क्या बोला है मैंने? न्यूमरेटर में क्या लिखना है? व्हाट वी कंपेयर। पहला क्वेश्चन क्या है? ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। हिंदी में पढ़ो। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी को हिंदी में क्या पढ़ोगे? ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना परसेंट है। तो कंपेयर किसको कर रहे हो? ए को कंपेयर कर रहे हो। किससे कंपेयर कर रहे हो? बी से कंपेयर कर रहे हो, है कि नहीं? पहले क्वेश्चन में हम ए को कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं? बी से कंपेयर कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा अगर बात करूं तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में आएगा ए का वैल्यू, डिनोमिनेटर में आएगा बी का वैल्यू। किसको दिक्कत होगा तो प्लीज अनम्यूट करके बोलेगा, चैट में भी नहीं, अनम्यूट करके बताएगा। व्हाट वी कंपेयर, किसको कंपेयर कर रहे हैं? ए को कंपेयर कर रहे हैं, किससे? बी से कंपेयर कर रहे हैं। तो इसीलिए जिसको कंपेयर कर रहे हो ऊपर, किससे कंपेयर कर रहा था वो वैल्यू को नीचे लिखेंगे। ओके, अब ए का वैल्यू है 50, बी का वैल्यू है 40, तो 50/40 इंटू 100। यहाँ पे 0 0 कटा, उसके बाद ये 4 यहाँ पे बनाएगा 25, एंड 25 इंटू 5 से आ जाएगा आपको 125, ठीक है? और यहाँ पे सिंबल लगाने का। ओके गाइस, नेक्स्ट, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। हिंदी में पढ़ो, बी ए का कितना प्रतिशत है। किसको कंपेयर कर रहे हैं अपन? बी को। किससे कंपेयर कर रहे हैं? ए को। तो क्योंकि बी को कंपेयर कर रहे हैं तो उसका वैल्यू न्यूमरेटर में आएगा, ए से कंपेयर कर रहे हैं तो उसका वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है? इनटू 100, ठीक है? अब बी का वैल्यू 40 हम ऊपर लिखेंगे, ए का वैल्यू 50 हम नीचे लिखेंगे, इनटू 100 करेंगे। सॉल्व करो इसको तो आपको मिलेगा 80%, आपको मिलेगा 80%। आई बात समझ में? नेक्स्ट, सी बाई ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। तो हिंदी में पढ़ो, ए बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है। अब पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन में अंतर जानना है, तो लेट मी आस्क, देखते हैं कौन आंसर करेगा। स्वाति, can you unmute yourself and tell me what is the difference between question number A and question number C? स्वाति अनम्यूट करके बताओ, क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर सी में क्या डिफरेंस है? बी का डिफरेंस फाइंड करना तो सर 45% होगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मेरे को जानना है, क्योंकि उसी पे पूरा क्वेश्चन है। उसमें फर्स्ट वाले में उसका परसेंटेज पूछ रहा है और उससे सी नंबर में उसका डिफरेंस कितना ज्यादा है वो सब पूछ रहा है। वेरी गुड, ऑलमोस्ट करेक्ट, वेरी गुड, ऑलमोस्ट करेक्ट। मैं किसी और से भी सुनना चाहूंगा। रौनक अनम्यूट करके बताओ, क्या लग रहा है आपको, क्या डिफरेंस है पहला वाला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन जो मैं मार्क किया? सर ए में सर बी से कितना परसेंट ज्यादा है वो पूछ रहा है। और पहले वाले में? और सर पहले वाले में सर पूछ रहा है ए का परसेंट बी से कितना ज्यादा है। नहीं, ज्यादा वाला तो हमको सेकंड वाले में दिख रहा है ना। यस सर। समीर, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी क्या अंतर है दोनों क्वेश्चन में? आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा ना, तो जिन जिन लोगों ने लास्ट के दो क्वेश्चन का आंसर सेम लिखा है, जिन जिन लोगों ने लास्ट के दो क्वेश्चन का आंसर सेम लिखा है वो सारे गलत है, क्योंकि आपको क्वेश्चन का मतलब नहीं पता चला। समीर बताओ, क्या लगता है क्या है डिफरेंस?
बताओ समीर जल्दी, सो गए क्या? डाउट है? आंसर बता दिया लेकिन डाउट है, हैं? देखो गाइस डिफरेंस क्या है, मान लो कि ए आपका वैल्यू है, आपके जेब में 50 रुपए है, मेरे जेब में 40 रुपए, ठीक है? तो आप ए हो, मैं बी हूं, ओके? पहला क्वेश्चन कह रहा है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो सिंपली आपका वैल्यू, आपके जेब में जितने पैसे हैं वो मेरे जेब के पैसे का कितना परसेंट है। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल नंबर। आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम कंपेयरिंग 50 एंड 40। बात समझ में आ रही है? आई एम कंपेयरिंग 50 एंड 40। दूसरा क्या कह रहा है, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। तो ए बी से कितना ज्यादा है। अब आपके पास 50 रुपए, मेरे पास है 40 रुपए, आपके पास कितना ज्यादा है? 10 रुपया ज्यादा है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 10 रुपया ज्यादा है आपके पास, वो मेरा अमाउंट का कितना परसेंट है। ओके, आपके पास 10 रुपया ज्यादा है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपके पास 50 रुपया, तो 50 रुपया 40 रुपये का कितना परसेंट है, हमको वो कैलकुलेट करना था। इस वाले में क्या है, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है। तो पहले एक्चुअल वैल्यू में कंपेयर करते हैं। आपके पास 50 था, मेरे पास 40 था, आपके पास कितना ज्यादा है? 10 रुपया ज्यादा है। अगर आपके पास 10 रुपया ज्यादा है तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जो 10 रुपया आपके पास ज्यादा है वो कितना परसेंट है मेरा वैल्यू का। कितना परसेंट है? 40 का। 10 रुपया कितना परसेंट होगा 40 का। बात समझ में आ रही है क्या? बताओ। क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, इसका मतलब है जो 10 रुपया आपके पास एक्स्ट्रा है वो मेरा 40 रुपया का कितना परसेंट होगा, क्वेश्चन ये जानना चाहता है। जबकि पहले जब था ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी का मतलब हुआ आपके पास 50 है, मेरे पास 40 है, तो 50 जो है 40 का कितना परसेंट है। तो पिछले क्वेश्चन में 50 40 का कितना परसेंट है ये पूछ रहा था, अभी वाले में पूछ रहा है 10 40 का कितना परसेंट होगा, ये जानना चाहता है। बताओ समझ में आया तो एक बार यस पे क्लिक करो। अगर आप लोगों को समझ में आया तो यस पे क्लिक करो, नहीं समझ में आया नो पे क्लिक करो। नहीं समझ में आया बहुत तो ओके, चलो दोबारा ट्राई करते हैं। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है, जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला लगता है कहीं ना कहीं। परसेंटेज का न्यूमरेटर में क्या लिखते हो? व्हाट वी कंपेयर, हम क्या कंपेयर कर रहे हैं। तो अभी आप देखो, और डिनोमिनेटर में लिखते हैं टू हुम और विच वैल्यू वी कंपेयर, राइट। उसको ध्यान में रखते हुए यहां पे आप क्या कंपेयर कर रहे हो? क्या ए का वैल्यू कंपेयर कर रहे हो या ए का वैल्यू बी से कितना ज्यादा है वो कंपेयर कर रहे हो, ये बताओ। इस वाले क्वेश्चन में क्या हम सिर्फ ए का वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं या ए का वैल्यू बी से कितना ज्यादा है वो कंपेयर कर रहे हैं? बोलो। बताओ कोई। देखो कितना ज्यादा है हम वो कंपेयर कर रहे हैं, है कि नहीं। अब इसका जो न्यूमरेटर में लिखोगे तो न्यूमरेटर में क्या लिखोगे? व्हाट वी कंपेयर, व्हाट आर वी कंपेयरिंग हियर? वी आर कंपेयरिंग द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट। पहले वाले में क्या था, देखो यहां पे आई वाज कंपेयरिंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए, बट इन दिस पार्ट आई एम नॉट कंपेयरिंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए, आई एम एक्चुअली कंपेयरिंग द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट। ठीक है, आई एम कंपेयरिंग द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट। बात समझ में आ रही है क्या? ऊपर वाला पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन का न्यूमरेटर को चेक करो, उधर मैंने सिर्फ ए लिखा है, यहां पे मैंने a माइनस बी लिखा है, ठीक है। उधर मैंने a लिखा है, यहां मैंने a माइनस बी लिखा हुआ है। तो अंतर क्या है दोनों में? अंतर यही है कि उधर हम खाली a को ही कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, तो हमको a का वैल्यू कंपेयर करना था। सेकेंड वाले में कह रहे हैं a इज व्हाट परसेंट मोर देन b, तो a का वैल्यू b से कितना ज्यादा है उसको कंपेयर करना है।
तो कितना ज्यादा है, a माइनस बी, a माइनस बी मतलब 10 रुपया हो जाता। और अब डिनोमिनेटर में लिखना है टू होम और विच वैल्यू वी कंपेयर, किससे कंपेयर कर रहे हो आप कंपेयर कर रहे हो किससे, बी से कंपेयर कर रहे हो ना, देन के बाद जो भी आता है मुझसे कंपेयर करते हैं, तो बी से कंपेयर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमको डिनोमिनेटर में क्या लिखना चाहिए, बी का वैल्यू लिखना चाहिए इनटू 100। बोलो बात समझ में आई क्या, फॉर्मूला में हमने इसको कैसे पुट किया ये समझ में आया अभी, बताओ आया समझ में, तो यस पे क्लिक करो। न्यूमरेटर में क्यू ए माइनस बी गया, डिनोमिनेटर में क्यू बी गया, आप समझ में आ गया होगा। आलोक, आदित्य, अक्षत, अक्षत आप इतना लेट क्यों एंटर किए हो, you will be marked absent for this session, okay Akshat, because you entered very late. अभी इसने मैसेज दिखाया तभी इन किया इसने। अच्छा हाँ, ग्रुप में मैसेज देखा है मैंने, अभी मैसेज डाला है। ये आज एब्सेंट ही रहेंगे, पेरेंट्स अक्षत ग्रुप में भी डाल दिया। आज आपका ये एब्सेंट ही चलेगा, ठीक है, आपके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। दिस इज एक्सट्रीमली नॉन सीरियस फ्रॉम योर साइड। आपको पता है कि मंडे से सैटरडे डेली आपकी 4 बजे क्लास रहती है, तो फिर किस चीज के लिए आप लेट हुए हो। चलो अब यहां पे जब बोला जाएगा, अब समझ रहे हो ना न्यूमरेटर में हमने वैल्यूज क्यों रखा, अब उन वैल्यूज को पुट करो तो ऊपर 50 माइनस 40 हो जाएगा 10, नीचे b का वैल्यू है 40, तो 10/40 इंटू 100 हो जाएगा, विच विल गिव यू 25%, ठीक है, which will give you 25%. Now talking about the last question. Now the last question is b is what percent less than a. तो अंतर क्या है, एक्चुअली में भी देखोगे तो b का वैल्यू जो है 40 रुपया, वो a का 50 रुपया से कम है, तो इसीलिए तीसरा क्वेश्चन में मोर था और पूछा जा रहा था a b से कितना परसेंट ज्यादा है, और चौथा वाला क्वेश्चन में पूछ रहा है b a से कितना परसेंट कम है। तो अगर हम सेम लॉजिक लगाए तो अभी हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, अभी भी हम डिफरेंस को ही कंपेयर कर रहे हैं, बी ए से एक्चुअली में कितना कम है, 10 रुपया कम है, तो अभी भी ऊपर क्या लिखोगे आप, ऊपर अभी भी आप a माइनस बी लिखोगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या करोगे, तो डिनोमिनेटर में ये जो देन के बाद जो वर्ड आता है, हम ये b जो डिफरेंस है, पिछले वाले क्वेश्चन में हम डिफरेंस को b से कंपेयर कर रहे थे, इस क्वेश्चन में हम डिफरेंस को किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो हम कंपेयर कर रहे हैं इसको a से, तो इसलिए अब आपको क्या लिखना है, a माइनस बी अपॉन a इंटू 100 करना है, ठीक है, a माइनस बी अपॉन a इंटू 100 करना है आपको, एंड देन वैल्यूज पुट करोगे तो उधर 10, यहाँ पे 50 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 20% लेस, यहां लिखोगे 20% लेस, इस वाले में था 25% मोर, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चंस का आंसर होगा, पहला का 125%, दूसरा का 80%, तीसरा का 25% मोर और चौथे का 20% लेस, ठीक है। क्लास के बाद ये पीडीएफ जब आपके ग्रुप पे शेयर करूंगा तो इस क्वेश्चन के ऊपर वापस से सोचना कि मैंने फॉर्मूला में न्यूमरेटर में कौन सा वैल्यू क्यों रखा, डिनोमिनेटर में कौन सा वैल्यू क्यों रखा, वही चीज आपको हेल्प करेगा समझने में, ओके। बिकॉज देखो एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, परसेंटेज का जितना भी क्वेश्चन रहता है ना, वो इन 4 ही क्वेश्चन में से एक होता है। आपको अभी जो स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, इसी 4 क्वेश्चन के ऊपर परसेंटेज के सारे क्वेश्चन बनते हैं, बस ए के जगह पे कुछ डाल देगा, बी की जगह पे कुछ डाल देगा, बट या तो आपको दोनों के बीच का डायरेक्ट कंपैरिजन पूछेगा या फिर आपको डिफरेंस का कंपैरिजन पूछेगा, यही पूछेगा, इसके अलावा और कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि मानो कि आपने किस एक टेस्ट में अभी वाले टेस्ट में आपने 36 स्कोर किया और किसी ने 48 स्कोर किया, तो क्या पूछा जा सकता है कि 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 48, या फिर 36 एंड 48 का जो डिफरेंस है वो 36 का कितना परसेंट होगा। तो प्लीज घर पर आपको सोचना क्या है, आपको ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इस क्वेश्चन को समझना है कि अच्छा फॉर्मूला में मैंने लिखा है व्हाट वी कंपेयर बाय टू होम और विच वैल्यू वी कंपेयर, और ये 4 क्वेश्चंस का न्यूमरेटर क्या कैसे गया ये आपको अच्छे से
थिंक करना पड़ेगा, ठीक है। दिस विल एक्चुअली हेल्प यू। अनीश का कहना है कि क्या सर परसेंटेज माइनस में हो सकता है? तो अनीश परसेंटेज माइनस में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो लॉस वाला निकालते हो, लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज माइनस में ही तो आता है ना उधर, ठीक है। माइनस यही डिनोट करेगा कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, माइनस यही डिनोट करेगा कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ओके। तो एक बार हम लोग आपके एनसीईआरटी पे चलते हैं। तो गाइस अब आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 8.1। कितना क्वेश्चन है इसमें? वी हैव ओनली 6 क्वेश्चंस। 8.1 में वी हैव ओनली 6 क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं होमवर्क वगैरह लिख देता हूं। हाँ, ये आफ्टर द क्लास आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो होमवर्क एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करना है आपको। एक्सरसाइज 8.1 आपको कंप्लीट करना है, पहला। दूसरा, रीड व्हाट इज एसपी, सीपी, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट, मार्क प्राइस। तो ये सारा टर्म्स क्या होता है आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तब भी आपके लिए ये छोटा सा होमवर्क भी रहेगा, ये मैं आपको अगली क्लास में पूछूंगा, ठीक है। तो ये होमवर्क विल बी 8.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और आपको ये पढ़ना है, ठीक है। सो यहाँ पे सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू एवरीवन, we'll meet in the Bye, next sir. class and I will send this PDF on the group. Yes Arya, I remember and I'll do that, okay। चलो सेशन को एंड करता हूँ।